Hello everyone, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू खान ग्लोबल स्टडीज। आई एम योर इंग्लिश मेंटर विशाल वत्स और आज आपसे बात करने आया हूं कि कैसे एसबीआई पीओ का एग्जाम आप पहले प्रयास में ही क्रैक कर सकते हैं। यस, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और ऐसा हुआ भी है। तो मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज बताने आया हूं इस जेनरिक सेशन में। आई होप यू लाइक इट एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके कि एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको किसी भी एग्जाम को पास करना है तो सबसे पहले तो उसे जानना पड़ेगा ना। ठीक है, जैसे आप किसी को फ्रेंड बनाते हैं तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड कब बनता है? जब आप उससे ज्यादा मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, वो आपको जानता है, आप उसको समझते हैं, तभी तो बात आगे बढ़ती है ना। तो एग्जाम में भी सबसे पहला स्टेप यही होता है कि पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करो कि क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है। Having a deep idea of the SBI PO exam pattern and syllabus will help you know that what will be asked and what is the exam structure. तो इसको बताने के लिए मैंने थोड़ा सा यहां पर आपको ब्रीफ में मैं समझा देता हूं कि जो एग्जाम है वो 3 स्टेजेस में होता है। प्रिलिमिनरी, जो प्री एग्जाम होता है पहले, फिर आपका मेंस एग्जाम होता है और एंड में आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज भी होता है। अच्छी न्यूज आपको दे दूं कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज की क्लासेस भी हम आपको तैयार करवाते हैं, तो उसके लिए भी आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। प्री, मेंस, इंटरव्यू सब तैयार कराया जाएगा। तो 3 स्टेप में ये चलता है, ये आपका पैटर्न रहता है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स आपको मिलते हैं। आप सभी को पता होगा कि बैंकिंग के मैक्सिमम एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ रहती है। ठीक है, तो सेक्शनली भी आपको पास करना है और टाइम इसमें लिमिट होता है, 20 मिनट मिलेंगे, 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। वहीं रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट। क्वांट के लिए भी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके प्री में आने हैं। बात करेंगे मेंस की, तो इंग्लिश के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 35 हो जाते हैं, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स। आप डिफरेंस देख सकते हो, वहां 30 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स मिल रहे थे, यहां सिर्फ 5 क्वेश्चंस बढ़ाए हैं लेकिन टाइम डबल करा है। देखो, जो मैटिकुलसली अटेंशन देगा ना डिटेल्स पर, जो पूरी अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएगा, बारीकियों पर ध्यान देगा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेगा, वही एग्जाम क्लियर करता है। एग्जाम उसी बच्चे का क्रैक होता है जो ऐसे नहीं रैंडमली बस ठीक है कोचिंग ले ली, तैयारी होगी, हो गया। नहीं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। टाइम डबल कर रहा है, इट मींस क्वेश्चन का लेवल, आप समझ रहे हो, वो भी डबल हो जाएगा। तो यूजली अगर मैं इंग्लिश का एग्जांपल आपको दूं, तो अगर प्री में आपको 2 से 3 लाइन का एक क्वेश्चन बन रहा है तो वो मेंस में सीधा 6-7 लाइन का हो जाएगा, वोकैबुलरी का लेवल बढ़ जाएगा। तो एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट आपको रीडिंग की हैबिट बहुत जबरदस्त कर लेनी चाहिए। इंग्लिश के लेंदी क्वेश्चंस को रीड करने की आदत डालिए, और सिर्फ इंग्लिश के ही नहीं, फॉर दैट मैटर ऑल द सब्जेक्ट्स कैरी द सिमिलर पैटर्न। क्योंकि रीजनिंग में भी आप देखोगे तो आप यहां पर देखो, रीजनिंग में क्या हो रहा है, आपका 40 क्वेश्चंस हो रहे हैं, 50 मार्क्स, 50 मिनट्स। सीधा टाइम जो है ना वो डबल से भी ज्यादा कर दिया है, जबकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ कितने बढ़े हैं, 5 क्वेश्चन बढ़े हैं। वहां 35 थे, यहां पर 40 क्वेश्चन है। टाइम देखो, 20 मिनट से 50 मिनट। तो आप समझ सकते हो कि जो सिटिंग अरेंजमेंट की पजल्स होती हैं या और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो लेंदी होने वाले हैं। ठीक है, तो प्री और मेंस में आपने देखा होगा, कट ऑफ भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। मेंस की कट ऑफ बहुत कम जाती हैं क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, जबकि प्री में जो कट ऑफ होती है वो लगभग 60% जाती है। यानी कि 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें लगभग आप 50-55% के आसपास आपको मार्क्स लाने होते हैं। वहीं मेंस में अगर बात करें तो कट ऑफ बहुत कम चली जाती है क्योंकि क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसमें 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बार चार्ट वगैरह वाले जो होते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 45 मिनट्स के आते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक पैटर्न बताया, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को खोल खोल के देखिए कि कैसा होता है। अगर आपने कभी नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर भी क्लासेस देख सकते हो, तो आपको वहां पर हर सब्जेक्ट का एक्चुअल आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टिप्स टू क्रैक एसबीआई पीओ एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या क्या करना है। प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस
will help you know the type of questions that have been asked against PO and clerk examination. तो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स होते हैं उनका एनालिसिस देखा करो. हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पर जब जब बैंकिंग का एग्जाम होता है तो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि ये क्वेश्चन आया, इस लेवल का था, इस सब्जेक्ट में ये डिफिकल्टी थी. वो एनालिसिस गौर से देखो, समझो कि किस तरह की क्वेश्चंस आ रही है, उसी तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करने की कोशिश करो. ठीक है. कट ऑफ जानो कि कट ऑफ क्या रही है. जैसे मैंने भी आपको बताया कि लगभग 55%, 50 to 55% कट ऑफ होती है, लेकिन हमें कट ऑफ को टारगेट नहीं करना है. हमें कट ऑफ से काफी ज्यादा आगे स्कोर करने की कोशिश करनी है ताकि हम अपनी सीट सिक्योर कर सकें. कट ऑफ इज द मिनिमम क्राइटेरिया ना, कि आपने क्रैक कर लिया, ठीक है, अब आप मेंस में बैठेंगे. बट आपको क्या करना है, आगे निकलना है ताकि आप एडवांटेज उठा सकें अपने एक्स्ट्रा मार्क्स का. ठीक है. तो हमें ये दोनों चीजें देख लेनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. Create a timetable in which time slots for every subject that is in the tips to cover syllabus should be created and that must be followed with dedication. Last line ध्यान से पढ़ो, followed with dedication. क्योंकि टाइम टेबल तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन कौन फॉलो करता है? एक दिन एक्साइटमेंट में बनता है, वो 2-3 दिन फॉलो होता है, चौथे दिन कोई ना कोई एक्सक्यूज आ जाता है, 5वें दिन फिर कोई एक्सक्यूज आ जाता है, 6-7वें दिन तक टाइम टेबल से दीवार पे लगा रहता है, 10वें-12वें दिन शायद वो पुराना हो जाता है और 15वें दिन वो हटा दिया जाता है. So you need to stick to the timetable. You can make changes. समय समय पर थोड़ा बदलाव करते रहिए. शुरू में जो टाइम टेबल बनाया हो सकता है वो 2 महीने के लिए ही वैलिड हो. 2 महीने बाद आपके सब्जेक्ट का जो लेवल है वो अलग हो जाता है, इंटरेस्ट लेवल अलग हो जाता है, चीज़ें बहुत सारी समझ में आ चुकी होती हैं, लाइफ में भी कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है, फैमिली भी है. उस सबको मिलाकर एक टाइम टेबल बनाओ एंड स्टिक टू द टाइम टेबल. टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी बच्चों ने आज तक एग्जाम क्रैक किया है उन सबका ये कहना है कि जब तक हमने ये सब चीजें नहीं करी ना, तब तक हमारा एग्जाम क्रैक हुआ ही नहीं. तो मैं इसीलिए आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं कि जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है ना, उन्होंने ये सब किया तभी एग्जाम क्रैक हुआ. नहीं तो उनका कहना था कि सर 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गए, रैंडमली बस तैयारी करे जा रहे थे. लेकिन देन वी स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स. मैं नहीं चाहता कि आप अपने 2-3 साल खराब करो, इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बना देता हूं, आपको पता लग जाएगा. आगे बढ़ते हैं. इन द क्लासरूम प्रोग्राम, आप क्लासरूम ज्वाइन करो. अगर आपको लगता है कि अकेले नहीं हो पा रहा है तो क्लासरूम ज्वाइन करो. केजीएस के ऐप पर जाओ, वहां पर हमारे बैचेस होते हैं. ठीक है. फाउंडेशन बैच होता है जिसमें हर सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक लेवल से, रूट लेवल से पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है. और फिर जैसे जैसे एग्जाम आता है वैसे वैसे भी हम एक बैच लेकर आते हैं, तो वहां पर आप टीचर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. पहले फाउंडेशन बैच पढ़ो पूरा, वो लेंदी होता है, डिटेल में होता है. फिर आप चैप्टर वाइज तैयारी करते हो टीचर के साथ फाउंडेशन बैच में. एंड देन जैसे कोई एग्जाम आया बैच ज्वाइन कर लो, वहां पर उस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन टीचर आपको प्रैक्टिस कराएगा. जैसे अभी एसबीआई पीओ का एग्जाम आ रखा है तो उसका बैच लॉन्च हो रखा है, वहां पर आओ. तो इस तरीके से आप क्लासरूम प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मैं अकेले से अभी नहीं कर पाऊंगा. अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं. अपने आप को हमेशा एनालिसिस करते रहे. ठीक है. गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ऑलवेज गिव्स एन इंसाइट इनटू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एग्जाम पैटर्न टू द कैंडिडेट. आपको पता लगता है कि इस टॉपिक से इस तरह का ही क्वेश्चन आता है या इस सब्जेक्ट से इस तरह का क्वेश्चन आता है. जैसे मैं इंग्लिश का आपको एग्जांपल दूं तो इंग्लिश में जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आप बैंकिंग में देखना बहुत बड़े बड़े रूल से क्वेश्चन नहीं आता, वो छोटे छोटे क्वेश्चन देता है. जैसे वो क्वेश्चन दे देगा देयर की जगह हिज लगाओ. अब बच्चा प्रोनाउन में पूरा पढ़ के जा रहा है, बड़े बड़े रूल पढ़ के जा रहा है, 2, 3, 1 ऑर्डर होता है और ये होता है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, देयर गलत है, हिज लगाओ. लेकिन वही सेंटेंस 4 से 5 लाइन में लिखा होता है, लेंदी होता है, वो कैब थोड़ी स्टैंडर्डाइज होती है, तो बच्चा घबरा जाता है. इसीलिए हमें आदत डालनी है कि हम उसी तरह के क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करते रहें. नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ वीक एरियाज एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, पढ़ोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको पता लगेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है. आपको पता लगेगा कि इन 4-5 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है, उससे सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सा है. वीकनेस क्या है, सब्जेक्ट में वीकनेस क्या है, इंग्लिश में कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, मैथ्स में कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग, ये सब लिख कर रखो और देखो कि मैं कहां से एडवांटेज उठा सकता हूं. कंपनसेट करो. ठीक है. अगर इंग्लिश में मेरा ग्रामर अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन वीक है, तो मुझे यू नीड टू मेक श्योर कि मैं ग्रामर में ज्यादा मार्क्स ले आऊं ताकि रीडिंग का जो 2-3 मार्क्स मेरा लूज हो रहा है वो कंपनसेट हो सके. नेक्स्ट है मेक योर शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स. स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बताया कि सर हम ना पढ़ते हैं टीचर से,
टीचर्स के नोट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन हम अपने भी चिट्स बनाते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, है ना। मैं हमेशा से एम्फसाइज करता हूं इस चीज को कि आपका एक स्टडी एरिया होना चाहिए, स्पेशली विंडो के पास हो तो बहुत अच्छा है, और एक डिस्प्ले बोर्ड आपके पास होना चाहिए जिसपे आप अपने कुछ अच्छे अच्छे मोटिवेशन कोट लगा के रखो जिनको रोज पढ़ना है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, उसको रोज फ्यूल करना पड़ेगा। जैसे खाना रोज खाना पड़ता है, पेट खाली हो जाता है, ऐसे दिमाग भी खाली हो जाता है। रोज अपने आप को पॉजिटिव थॉट से फ्यूल करो, और कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है उनको आप इधर उधर लगा के रखो। एक स्टूडेंट का जो रूम होता है ना, वो पूरा ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे चिट्स लगी है, कहीं चार्ट लगा है ना। तो मैक्सिमम चीजें जो आपको याद ही रखनी है उनको आप लगा कर रखो, फिर हटा दो, फिर दूसरी चीजें लगाओ जो याद करनी है। तो एक स्टूडेंट का एरिया जो है, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। लोग देखा, एक्सरसाइज तो आप फ्री में भी कर सकते हो यार, छत पर जाकर कर लो, जिम में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी लोग जिम में क्यों जाते हैं? क्योंकि एक माहौल मिलता है, गाने चल रहे हैं, मशीन है ना, कोई वहां अपना डोला दिखा रहा है तो डोला देखकर जेलसी आती है कि मेरा क्यों नहीं है। ऐसी आप स्टडी एरिया बनाओ। हाँ, क्लासेस ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको कंपटीशन मिलेगा, वहां पर आपको हेल्दी कंपटीशन मिलता है कि ये बच्चा यार आंसर दे रहा है, मैं नहीं दे पा रहा हूं। ठीक है, हो सके तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो। लाइब्रेरी में आपको काफी सारे आप ही के जैसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो माहौल बनाओ। ठीक है, वो देखा ना शाम को जैसे लोग माहौल बनाते हैं, भाई माहौल बनाओ, माहौल बनाओ, ऐसे ही आपको भी पढ़ाई का माहौल बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनहांस स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी अच्छी हो। देखो, अगर नॉर्मली कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, उसे पेपर दे दिया जाए और टाइम का प्रेशर ना हो, तो हो सकता है वो बहुत अच्छा स्कोर कर दे। लेकिन इन एग्जाम्स में आपको पता है कि टाइम पर भी आपको ध्यान देना है। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हो, मॉक टेस्ट स्पेशली जब आप देते हो, तो हर मॉक टेस्ट में ये नोट करो कि आप कितना टाइम ले रहे हो, आप 20 मिनट में इंग्लिश के कितने क्वेश्चन कर पाए। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में देखो कि कुछ ज्यादा हुए या कम हुए। ऐसे हर एक मॉक टेस्ट पर एनालिसिस करो अपना खुद का कि मैं कितना टाइम ले रहा हूं, कितनी स्पीड और एक्यूरेसी मेरी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस इज द की, नोबडी कैन बीट दिस। एक बार आपने फाउंडेशन पढ़ लिया, एक बार आप टीचर के साथ एग्जाम वाइज भी बैच ले रहे हैं, लेकिन स्टिल मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ताकि आपकी स्पीड बढ़े। एक टेक्निकल बात, साइंटिफिक बात आपको बताऊं तो हमारे माइंड में ना एक न्यूरॉन पैटर्न क्रिएट हो जाता है। जिस चीज को आप जितना बार बार करते हो, ब्रेन उसको आपके लिए आसान करने लग जाता है। शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। इसको साइंटिफिक भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये न्यूरॉन पैटर्न क्रिएट करता है ब्रेन। ब्रेन जब देखता है कि कोई एक काम आप रोज कर रहे हो तो वो उसको ईजी बना देता है। एग्जाम्पल, आप अपने घर में आंख बंद करके भी घूम सकते हो। गाड़ी चलाना, ठीक है, आप गाड़ी चलाते हुए सोचते नहीं हो आप कि सेकंड गियर लगाऊं या थर्ड गियर लगाऊं, क्योंकि इतना रिपीट कर दिया कि ब्रेन ने न्यूरॉन पैटर्न क्रिएट कर दिया। अब आप वो काम बड़े आराम से बिना एफर्ट के कर सकते हो। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं, फिर न्यूरॉन पैटर्न क्रिएट हो जाता है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। मेमोरी स्ट्रांग करने का तरीका ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करो। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने, नेचर ने हमें जो एबिलिटीज दी हैं उनका एक फंडा यह है कि जितना यूज करोगे वो उतनी बेहतर होगी। बॉडी को देख लो, जितना एक्सरसाइज करते हैं उतनी स्ट्रांग हो जाती है, राइट? हाँ, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट ऑलवेज। तो प्रैक्टिस के साथ साथ गाइडेंस जो टीचर्स की आपको मिलेगी वो आपके काम को फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाएगी। Prepare plan to attempt the exam. You should begin with solving the section which you are most familiar with and carries more marks, leaving the section which you are not sure about for the end. ये स्ट्रैटेजी बनाओ कि मेरे को कौन सा सेक्शन पहले करना है, मेरा सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट के अंदर भी कौन सा सेक्शन मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। जैसे मैं इंग्लिश कर रहा हूं तो मैं पहले पैसेज करूं, पैराजिम्बल करूं, फिल इन द ब्लैंक्स करूं, ग्रामर करूं, क्या करूं, एक एक चीज मेटिकुलसली बहुत डिटेल में प्लान करो डियर। अपना प्लान अपने सामने लगाकर रखो, ठीक है। डेली विजुलाइज करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। विजुलाइजेशन, कितने सारे साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट और सक्सेसफुल लोग बताते हैं कि हम रोज बैठकर विजुलाइज करते थे कि ऐसा हो गया है। आप भी ये ट्रिक्स यूज करो, दिन में 2-3 बार आंख बंद करके विजुलाइज करो कि मैं एग्जाम दे रहा हूं और सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने तैयारी करी और मेरा एग्जाम बहुत जबरदस्त गया है, 80% मार्क्स आ रहे हैं, सिलेक्शन हो गया है, मैं जा रहा हूं पैंट शर्ट पहन के फॉर्मल इंटरव्यू देने और इंटरव्यू में भी मजा आ गया, सारे क्वेश्चन मैंने आंसर दे दिए और अब मैं नौकरी में जा रहा हूं अपनी गाड़ी में बैठकर। दैट्स हाउ यू नो कीप योर एनर्जी, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। अपना माइंड सेट इतना स्ट्रांग कर दो तो कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको
एसबीआई पीओ का एग्जाम क्रैक करने से। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन टिप्स फॉर बैंकिंग एग्जाम। थोड़ा सा मेरे को लगा कि मैं, बाकी तो अपने अपने एक्सपर्ट सब्जेक्ट के हमारे पास हैं, वो सभी टीचर्स आपको बताएंगे कि कैसे उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर तैयारी करनी है, बट थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। बाकी आप चैनल पे जाएंगे तो सभी टीचर वहां पर अपने अपने सब्जेक्ट का आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे। क्वांट की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में ना आपको स्क्वायर्स वगैरह याद कर लेने चाहिए। अगर किसी बच्चे को एग्जाम में बैठ के भी 26 का स्क्वायर भी अगर 2 बार 26 लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, तो एग्जाम में स्पीड नहीं आएगी। तो मुझे लगता है स्क्वायर, क्यूब्स आपको याद कर लेने चाहिए, टेबल्स याद करने चाहिए आपको। और टेबल्स की एक ट्रिक मैं बताता हूं, जैसे हम याद करते हैं 2 का टेबल याद करें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 10 जार 20। आप 10 तक मत याद करो, आप 2 11 जार तैयार करो, 2 12 जार तैयार करो, 2 का टेबल 20 तक तैयार करो। ये ट्रिक जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मुझे एक मैथ्स के टीचर ने बताई थी, और बहुत जबरदस्त ट्रिक है। इसमें कई सारे स्क्वायर्स अपने आप याद हो जाते हैं। तो अगर आप 20 तक टेबल ऐसे याद कर लो, बॉस आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितनी रैपिडली कैलकुलेशंस कर पाओगे। ठीक है, कुछ वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स आपको देखनी चाहिए, कुछ फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको याद कर लेने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कवरिंग बेसिक्स एंड फंडामेंटल चैप्टर। शुरुआत कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम पढ़िए, क्वाड्रिक इक्वेशन, एवरेज रेशो, ये सब थोड़े से चैप्टर्स पहले पढ़िए, फिर थोड़े हैवी चैप्टर्स पे आइए। अच्छी बात यह है कि एडवांस मैथ आता ही नहीं है बैंकिंग में, आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये सब नहीं करना है, कैलकुलेशन बेस्ड मैथ्स आता है। ठीक है, प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीआई अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, टैबुलर होता है, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है। डीआई को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डाटा होता है। इधर उधर जरा सा भी मिस हुआ, सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आंखों को भी ट्रेन करना है, नहीं तो आंखों की गुस्ताखियां हो जाएंगी। रीजनिंग में क्या करना है, कम से कम 2 पजल सॉल्व किया करो भाई, सिटिंग अरेंजमेंट की खासतौर पे रोज, क्योंकि पजल्स वहां पर सबसे ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम करती हैं। तो जितना ज्यादा पजल सॉल्व करोगे, न्यूरॉन पैटर्न स्ट्रांग हो जाएगा, जल्दी से पजल्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कई टाइप की होती हैं, जैसे लीनियर होती हैं, फेसिंग इनसाइड आउटसाइड, फ्लोर बेस्ड होती हैं, कैलेंडर मंथ्स बेस्ड होती हैं। ठीक है, पहले इजी टॉपिक से स्टार्ट करो, जैसे डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, ये कुछ इजी टॉपिक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। ठीक है, एंड दिस सेक्शन रिक्वायर्स सम बेसिक कॉन्सेप्ट इनिशियली। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट यू नीड टू सॉल्व एज मेनी सेक्शनल टेस्ट एज पॉसिबल। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया, फंडामेंटल पढ़ लिया, फिर आ जाओ अपना प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस पे, मॉक टेस्ट पर। और इंग्लिश की अगर बात करूं तो पहले आपको नॉर्मल ग्रामर रूल्स पढ़ने चाहिए। आप रेनन मार्टिन बुक ले सकते हैं या एसपी बख्शी पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल्स अपने स्ट्रांग रखिए, ग्रामर कॉन्सेप्ट के बहुत जरूरी है। फिर अपनी वोकैब पर काम करिए। तो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस मैं रोज लेता हूं सुबह 8 बजे, केजीएस के यूट्यूब चैनल पर रोज 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल सेशन में लेता हूं। क्या जबरदस्त वोकैबुलरी रिवीजन करते हैं हम लोग वहां पर, आप आकर देखिए, आपकी रिवीजन ऐसे होगी, वोकैब याद होने लग जाएगी, उधर ग्रामर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया। फिर आप आइए पैसेज पर, पैराजंबल पर। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्लोज टेस्ट करिए। मैंने ये बात यहां पर इसलिए लिखी है क्योंकि क्लोज टेस्ट में क्या होता है ना, क्लोज टेस्ट में ग्रामर वोकैब दोनों तैयार हो जाती है। पूरा पैराग्राफ होता है, बीच बीच में ब्लैंक होते हैं, सपोर्ट होता है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना इंग्लिश की, वो फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट सबसे बेस्ट होती है, जिससे ज्यादा डेवलप होगा। बाकी क्वेश्चन तो सारे ही प्रैक्टिस करने होते हैं। So must remember point to make use of timer while solving question। टाइमर का ध्यान रखना है आपको। जैसा कि मैंने कहा, हर मॉक टेस्ट में देखो कि कितना टाइम लग रहा है, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करो जिसमें तीनों सब्जेक्ट हो। ठीक है, एटलीस्ट वीक में एक। हाँ, हाई लेवल कंपटीशन एग्जाम्स दो, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में अपीयर हो डियर, भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो। ठीक है, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है सब में अपीयर हो। हाँ, अवॉइड रैंडम गेसिंग, रैंडम गेसिंग मत करो। ठीक है, प्रिपरेशन जो है वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, सबसे पहले उसे ही करो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया ही कंपनसेट करेगा आपके वीक एरिया को। स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होने का मतलब ये नहीं कि अब ठीक है ये तो आ गया इसको छोड़ देते, नहीं, उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप उसमें कम से कम इतना ग्रेस लेकर चलो कि जो पीछे वीक एरियाज हैं, अगर वहां पर मार्क्स कम रह गए तो कंपनसेट कर सको। ठीक है, एंड ट्राई टू बीट योर स्कोर इन टाइम। हर बार मॉक टेस्ट देते समय ये कोशिश करनी है कि कम समय लगे और ज्यादा मार्क्स आए पिछली बारी से। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये स्ट्रेटेजी टिप्स आपको हेल्पफुल रहेंगे। किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमसे कमेंट के थ्रू सेशन में आप
यूट्यूब पर जाकर टाइप कर सकते हैं, वहां पर हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का आंसर देने के लिए। आई एम योर इंग्लिश मेंटर साइनिंग ऑफ, टेक केयर।